जय हिंद वॉरियर्स। वेरी गुड। आज हमारे बीच में आर्मी से रिटायर्ड हवलदार साहब हैं, हवलदार अवधेश यादव सर। ठीक है, अवधेश यादव सर काइंडली। हाँ, तो आइए सर, आइए। अवधेश यादव सर जो हैं, करीब सर ने 18 ईयर्स है ना, 16 ईयर्स 16 ईयर्स सर ने सर्विस की है आर्मी में, और ये विभिन्न जगहों पर पोस्टेड रहे हैं। साथ ही में इन्होंने देश की सेवा जो की है वो रियली में विलक्षण है और बहुत ही ज्यादा सम्मान के सर योग्य हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। देखिए, टाइम टाइम पर आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हम कुछ व्यवस्था करते रहते हैं, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आए और अपने एक्सपीरियंस यहां पर आके शेयर करें। साथ ही में जो सर हैं, ये बहुत ही नोबल कॉज भी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के अंदर वार्ड नंबर 21 जो कि हमारे जस्ट पास में है, उनके ये हेड हैं। ठीक है, साथ ही में ये जो कॉज जो कर रहे हैं रियली कमेंडेबल है। इन्होंने कई ऐसे ऐसे काम किए जिनको मैं गिनाने लगूंगा अभी तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि सर ही बताएं इन सब चीजों को। ठीक है, और आप लोगों का उत्साहवर्धन करें। और आप देखिए, जब भी कोई आप लोगों के सामने कोई वक्ता अगर आता है तो आप उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीखें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो सर, मंच अभी आपका है, और ये ले ले सर। हाँ लगेगा। ठीक, इसको लगाना कंपलसरी है। वहीं रख दीजिए सर, वो रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज आ जाएगी साहब। हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम तो सर ने बता ही दिया है। मेरा नाम है अवधेश यादव। मैं 2004 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी, और मैं आपकी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने वो दिन देखे हैं जो शायद आप में से किसी ने नहीं देखे होंगे, मगर आज मेरे पास वो सब कुछ है। तो सिर्फ एक वजह से, मेहनत। अगर वो आप करोगे तो जीवन में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं मिलेगी। मैंने 2004 से लेके 2020 तक आर्मी में जॉब किया। मैं 12th पास हुआ था 2002 में। उसके बाद मैंने, अभी नीट होती है, हमारे टाइम पीएमटी होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल के लिए होती थी, मैंने वो दी थी तो मुझे बीएमएस मिला था। बीएमएस भी अच्छी डिग्री होती है, मतलब एमबीबीएस से थोड़ा नीचे, बट बीएमएस सफिशिएंट है कि आपको डॉक्टर का तमगा मिल जाएगा, आप कहीं भी अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैंने नहीं किया, और मैंने दोबारा ट्राई किया तो मुझे को वो भी नहीं मिला अगली बार। तो अब सोचो, आपको मिला और फिर छूट गया तो कितना करता है। फिर मैंने सोचा यार नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, कुछ करना चाहिए। फिर ये आईटीआई ग्राउंड है और एक मल्हार आश्रम का ग्राउंड है। आप शायद रोज जाते हैं आईटीआई ग्राउंड, मुझे पता है। मल्हार आश्रम अगर आप में से कोई गया हो तो वहाँ एक ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक बहुत अच्छा है। वहाँ दौड़ोगे तो आपके पैर खराब नहीं होंगे। तो मैं उस ट्रैक पे 1 साल कंटिन्यू दौड़ा हूँ, कंटिन्यू, बिगर एक भी दिन ब्रेक के। बरसात होती थी तो वो ट्रैक गीला हो जाता था, तो नंगे पैर जाते थे। तो दौड़ने के बाद वो मज़ा आता था। 2004 में मैं जब भर्ती हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आर्मी ज्वाइन कर जाऊंगा। तो मैंने लिस्ट नीचे से देखना स्टार्ट करी थी। जनरली होता है ना कि हम सब इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार हमारा डेफिनेटली हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे से, वो रैंचो वाला 3 इडियट, नीचे से देखा तो मेरा नाम सबसे ऊपर था। मुझे शौक लगा कि यार मेरा नाम इतनी ऊपर कैसे आ गया, क्योंकि जो पेपर हुआ था वो 10th लेवल का था। अगर मैंने पीएमटी की तैयारी करी थी तो मेरा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, तो मेरा नाम सबसे ऊपर था। पहला शौक मुझे वहीं लगा कि मेरी फ्री फुग्गे में ज्वाइनिंग होगी। आज की डेट में अगर आप आर्मी में जाओगे तो लोग बोलते हैं कि पैसे देना पड़ते हैं, और वो सही भी है। मतलब पहले ये जॉब बहुत अच्छी थी, अगर आज की डेट में कुछ लोगों ने इसे धंधा बना दिया। वो करते कुछ नहीं है, आपसे पैसे ले लेंगे, उसको रख के रखेंगे। आपका हो गया तो आपके रख लेंगे, नहीं तो 6 महीने बाद घुमा के आपको दे देंगे। तो पहली बात, किसी को पैसे नहीं देना भर्ती के लिए। ऑनलाइन हो रखी है,
फिर भी कई लोग आएंगे आपके पास। आप फिजिकल जब पास होगे, मेडिकल पास होगे, तो आपके पास बहुत लोग आएंगे, भैया हम करा देंगे, और वो कुछ नहीं कराएंगे। वो आपके पैसे ले लेंगे, अपने पास रखेंगे, बैंक में डालेंगे, 8% ब्याज लेंगे। हो गया तो पूरे उनके, नहीं हुआ तो 6 महीने बाद आपको घुमा के फिर दे देंगे। आपके ब्याज से 8% कमा लेंगे वो। तो पहली बात कि किसी को पैसा भर्ती में कभी नहीं देना है। हाँ तो बोलो यार। देखो, पैसा है ना, बहुत मेहनत से कमाया है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई एकदम रिच फैमिली से होगा, सब हमारी तरह ही मिडिल क्लास है। मतलब सबके पिताजी रोज जाते हैं, किसी के गवर्नमेंट जॉब भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर सब एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और पैसा कभी भी वेस्ट नहीं करना है। कोई बोले कि मुझे दे दो, किसी काम के लिए दे दो, बिल्कुल नहीं देना है। ये तो हो गई पैसे और ज्वाइनिंग वाली बात। नंबर 2, मैं 2004 से लेके 2020 तक मैंने ग्रेनेडियर्स, 22 ग्रेनेडियर्स का आप नाम सुन, नेट पे डालना। 22 ग्रेनेडियर्स ने 2 बार फॉरेन काटा है। एक बार 2006 में, एक बार 2019 में। हम रशिया के साथ ट्रेनिंग में गए थे, कोलेब्रेशन में। तो हम रशिया गए थे ट्रेनिंग के लिए। वहाँ 51 देशों की आर्मी आई थी, हमने उन सब के साथ ट्रेनिंग करी थी। इससे पहले हम 2005 में कांगो गए थे, वहाँ हम 6 महीने रहे थे। और वो ड्यूरेशन भी, जैसे यूएनओ होता है ना, यूएनओ एक साउथ, मतलब क्या बोलते हैं, शांति सेना जो होती है, उसको भेजता है फॉरेन में, वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवादी और ये सब होते हैं। तो उस समय हम कांगो गए थे, वहाँ भी पूरी वर्ल्ड की सेना आई थी। वहाँ पाकिस्तान, चाइना, रशिया, हर देश की सेना थी, हमने उनके साथ भी काम किया है। तो ये 2 चीज़ मुझे आर्मी में जाने की वजह से फ्री में मिली। यहाँ होता तो मैं अपने पैसे से रशिया घूमने कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। या आप भी फ्यूचर में कर पाएँ, बट अभी कर पाएँ ये थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप आर्मी में जाएंगे तो आपको ऐसी कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आपको सरकारी पैसे से देश घूमने को मिलेगा। मैंने फ्री फुग्गे में साउथ अफ्रीका भी घूमा और रशिया भी घूमा। तो इसलिए ये सर्विस ऐसी है, आपको बहुत कुछ देती है और आपसे कुछ नहीं लेती। आपसे पैसे नहीं लेती, कुछ भी, आपकी सिर्फ मेहनत लेती है। अभी तो मोदी जी ने 4 साल की कर दी है, थोड़ा सा वैसा है कि उसके बारे में बोलो तो भी ठीक है, नहीं बोलो तो भी ठीक है। बट आप लोग बताओ, क्या 4 साल की सर्विस ठीक है? हैं? 4 साल बाद जॉब करके जब आओगे तो ऐसा लगेगा यार क्या किया, कुछ भी नहीं, ना मेडिकल है, ना हेल्थ, ना कैंटीन फैसिलिटी है। तो वो डिसीजन ठीक है, उन्होंने लिया है, तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि सही या गलत। और ठीक है, वो पार्लियामेंट्री डिसीजन है, वो उनके फेवर में, हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करें तो अच्छा है। 2020 में मैं घर आ गया। उससे पहले मैं 12th पास था। मैंने 8 से 11 तक ग्रेजुएशन किया, फिर 12 से 14 तक एमए इकोनॉमिक्स में किया। उसके बाद अभी मैं राइट नाउ में एलएलबी कर रहा हूँ। फाइनल मेरा 2 सेमेस्टर बाकी हैं, 2 सेमेस्टर बाद में वकील बन जाऊँगा। मतलब मेरी एज ऑलमोस्ट 40 साल है और मैं 40 साल में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन भर सिखाएगी। आपने एक बार इनकम फिक्स कर ली, 12th पास करी, कॉलेज गए, ग्रेजुएशन किया, पढ़ना छोड़ दिया, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको अगर ग्रोथ करना है तो कंटिन्यू पढ़ना है। अगर हम जाते हैं ना, किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, हम क्या बोलते हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? आपने नया क्या सीखा 5 साल में? तो सीखा क्या? नहीं सीखा ना। आपकी स्किल तो वही है जिस पे आप भर्ती हुए थे, और वही कंटिन्यू कर रहे हो, तो काहे की सैलरी बढ़ेगी? आपने अपनी स्किल इंप्रूव करी क्या? नहीं करी। अगर आप अपनी स्किल इंप्रूव करोगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको अर्श से लेके फर्श तक पहुंचा देगी, और वही है आज। मतलब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कल का अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें आया था भास्कर में कि 2030 तक घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब रोबोट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतना बढ़ जाएगा कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी आदमी की जगह कंप्यूटर काम करेगा। तो वो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम 140 करोड़ हैं, कहाँ जाएंगे? अगर आदमी की वर्किंग कम हो गई, मशीन की ज़्यादा, तो पहले ही बेरोजगारी देश में अपने चरम पे है, और बढ़ जाएगी। उसको कम करने के लिए हमको अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी कि हम उस मशीन को रिप्लेस तो नहीं कर सकते और उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं।
क्योंकि वो हर जगह आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको चलाने के लिए तो आप चाहिए। ये तो हो गई बात। अब एक बात बताओ, आप में से आर्मी में कौन कौन जाना चाहता है? क्यों? आप बताओ बेटा। इंटरेस्ट है पहले से ही आर्मी में जाने हाँ, ये मतलब सबसे अच्छा झूठ है ये, कि हम देश की सेवा के लिए जाते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ऐसा हंसो, कोई बात नहीं, हंसने से खून बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। आपको सैलरी ना दे तो आप जाओगे? हैं? कौन कौन करना चाहता है सेवा बिगर सैलरी? बताओ। बताओ, कोई है ऐसा जो बिगर सैलरी के जाएगा? दो लड़कियों के। बेटा, ये एक्चुअली है ना, हम बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि सुबह 4 बजे उठो, दौड़ लगाओ, पढ़ाई करो, बट प्रैक्टिकली ये सब इतना आसान नहीं है। तो सेवा तो ठीक है, आप देश आपके लिए फर्स्ट है, ये बहुत अच्छी बात है, पर आपके लिए फर्स्ट आपके घर वाले और आपका पेट है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको? आपके माँ बाप को, उसके बाद अपने पेट को, फिर बचे तो देश को। देश ये नहीं बोलता मैं कि देश पीछे है, देश आगे है, मगर सबसे पहले आपके माँ बाप। क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो वो हमारे माँ बाप हैं। और वो दो ही व्यक्ति हैं जो आपकी हर खुशी में आपके साथ हैं, हर दुख में आपके साथ हैं। आपका भाई साथ नहीं देगा, आपकी बहन साथ नहीं देगी, आपका पड़ोसी साथ नहीं देगा, आपका दोस्त साथ नहीं देगा, सब आपकी टांग खींचेंगे अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। अगर वो दो व्यक्ति हैं तो आप कुछ भी करोगे तो आपके हमेशा साथ रहेंगे। तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है उनकी देखभाल करना। आपने उनकी देखभाल कर ली तो देश की देखभाल ऑटोमेटिक हो जाएगी। सबसे पहले अपने माँ बाप, और जिस एज में आप हो ना उस एज में जनरली हम उनकी बातों को, पता है एक जनरेशन आती है कि जब हम 10 साल के होते हैं ना तो हमें लगता है हमारे पिताजी को सब पता है। फिर जब हम 20 के होते हैं ना तो हम सोचते हैं इनको कुछ नहीं आता है। फिर जब हम 30 के होते हैं तो इनको लगता है यार वाकई में इनको सब पता है। तो आप जिस एज में हो ना उसमें आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं यार इनको कुछ नहीं आता है। पर गलती आपकी नहीं है, इस जनरेशन, मतलब जनरेशन इन द सेंस जो चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं ना, मतलब इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं, जनरेशन गैप है, जैसे मैं 80s का हूँ, मैम 80s की होंगी, सर 80s के होंगे, आप 21 के हैं सारे। तो जो बीच का गैप है ना वो टेक्नोलॉजी ने भर दिया है। आप लोग एडवांस हो, फास्ट, हम नहीं है। हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। वो जो समय है ना वो आप फ्रेंड्स को तो दोगे पर पेरेंट्स को नहीं देते। आप उनसे एक्सेप्ट करते हो कि आप जो बोले उनके दिमाग में तुरंत समझ में आए, बट उनका प्रोसेसर पेंटियम है, आई आई4 और आई5 नहीं है, तो वो धीरे धीरे काम करता है। पेंटियम समझ में आया ना? कंप्यूटर का पुराना वर्जन जो प्रोसेसर होता था वो पेंटियम था, ड्यूअल कोर पेंटियम, i1 i3 ऐसे करते करते अभी आज i6 और i7 चल रहा है। तो आप लोग क्या हो? आईफोन हो, पर हम लोग क्या थे? वो नोकिया 2300, जो मोटोरोला, वो थे। तो अगर हम आपसे मैच करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी हमसे बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड हमसे बहुत तेज काम करता है। इसलिए अगर हम लोग आपके बराबर आने की कोशिश करते हैं तो हमें मेहनत करनी। तो ये टाइम अपने पेरेंट्स को दो, उनको ऐसा मत समझाओ, उनको ऐसा फील मत कराओ कि आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप सब 20 वाले हो, 20 से 22 25। तो इस एज में हमको यही लगता है कि हमारे पिताजी को कुछ नहीं आता, अगर उनको सब पता है। ले दे के बात इतनी सी है, मेहनत करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत नहीं करोगे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। सर 40 में मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मगर मेहनत में फ़र्क है। ये आराम की मेहनत है। एक बाहर, मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ मेरी लाइफ का। खरे कोचिंग क्लासेस का नाम किसने किसने सुना है? नीट, हाँ अपने टाइम। तो खरे कोचिंग क्लासेस इंदौर की नीट की नंबर 1 क्लास है। उसमें 2 भाई पढ़ाते थे। हाँ खर नहीं उनका हो गया था अलग अलग, उनके वो 2 भाई थे, एक केमिस्ट्री और एक बायो पढ़ाते, और एक फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। आज भी उनकी 3 ब्रांच हैं, एक रावला में, एक साउथ तुकोगंज में और एक जूनी इंदौर में।
और एक बेंच में कम से कम 1000 लोग बैठते हैं ऐसे, 1000 लोग। इमेजिन करो कि एक क्लास में 1000 लोग बैठे हैं और सामने खड़ा वाला व्यक्ति बिगर माइक के बोल रहा है, तो सोचो वो कितना गला फाड़ता होगा, और लास्ट वाले तक आवाज भी नहीं जाती होगी। फिर भी उसकी 3 क्लास में लोग बैठते थे। सवेरे 6 बजे से पढ़ाना शुरू करता था और दिन में 2 बजे छोड़ता था। तो मैं उस क्लास का हिस्सा था। मैं यहाँ से रोज जाता था, तो गर्मी का टाइम था भाई, एकदम तपती वाली गर्मी। तो 2 बजे हमारी क्लास छूटी, हम आ रहे थे। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मैं 8 पास हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़े शौक से दिलाई थी। तो मुझे भी वो साइकिल आज भी मेरे पास संभाल के रखी है, मैंने चलाता नहीं हूँ बट वो रखी है। तो हम ऐसे ब्रिज चढ़ के जा रहा था, तो मेरे पास साइकिल थी। तो साइकिल में जनरली तपती धूप में दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आधा गया आधा नहीं गया, आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो। तो मैं ब्रिज चढ़ा, तो मेरे पीछे एक अंकल जी, कम से कम 50 प्लस एज के, और ठेले पे सरिया लाद के जा रहे थे। ये मेरी लाइफ का रियल इंसिडेंट है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा एक लेसन था, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ इन्हीं 4 वर्ड्स की वजह से हूँ। तो मैं जा रहा था, तो मैं ब्रिज के बीच में पहुंच गया, तो मैंने ऐसे ही साइकिल रोकी, तो पीछे देखा तो वो दादा ठेला धकेले ऐसे ऐसे पीछे से पुश करते हुए चले जा रहे थे। बेचारा आधी दूर आ गया, तो ठेले पे इतना वेट था, वो वापस नीचे चला गया। तो मेरे में थोड़ी इंसानियत थी, तो मैंने साइकिल खड़ी करी, मैं उनके साथ गया। तो ब्रिज पूरा आधा किलोमीटर का था, मैंने उनको ऐसे पुश करवा के पार करवा दिया। मेरी साइकिल बीच ब्रिज पे खड़ी थी। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, बोले बेटा मेहनत तो करनी है, जवानी में करो या बुढ़ापे में करो, उससे नहीं बच सकते। जवानी में करोगे तो बुढ़ापे में मारोगे मजे, और नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाओगे। इससे आप बच नहीं सकते, वो आपको करनी ही करनी है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप कब करोगे। नहीं करोगे, करनी तो है, बच तो आप सकते ही नहीं हो। हमारे जैसे मतलब सर में मैम के जैसे, अभी हम 40 40 के आसपास हैं, तो अभी बट हमारा लाइफ सिक्योर है, हमें खाने की नहीं टेंशन है। हमें कुछ करना है तो हम ज़्यादा एफर्ट करेंगे कुछ अच्छा करने की, बट हमारा पेट भरा हुआ है, क्योंकि हमने उस एज में मेहनत करी जिस एज में आप मेहनत कर सकते हो। आज नहीं करोगे तो उस एज में मेहनत करना पड़ेगी, जब जिस एज में शरीर साथ नहीं देगा, और फिर आपको लगेगा क्या, बुरा। फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन किस पे नहीं निकालोगे, माँ बाप पे, अपने बच्चों पे। होंगे, सबके होंगे, सबके होते हैं, तो ये कॉमन प्रोसेस है। मगर मेहनत, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये मेरी लाइफ का रियल इंसिडेंट है। उस दादा ने मेरे को यही बोला था कि बेटा मेहनत कर लो, या आज एज निकल गई फिर कुछ नहीं होगा। तो वही मैं आप सबको बोलूँगा कि टाइम ऐसा है, एक तो कंपटीशन बहुत है। हमारे टाइम में 60% पे हम पूरे शहर में मिठाई बांट देते थे कि हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। आपके टाइम में तो इतना है कि 80 पे भी आप लोग खुश नहीं होते होगे, यार 80% ही बने, थोड़ा 90 बन जाती है, 95 बन जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमारे जब हम लोग 10th में थे तो पेपर में रिजल्ट आउट होता है, पूरे शहर को वैसे ही पता चल जाता था कि फलाने का बच्चा पास हो गया। पर आपके टाइम में तो नेट है, तो आदमी घर में निकाल के देख लेता, चुपचाप से बैठ जाएगा। और एक्सेप्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं, उसको हर कोई फिलफिल नहीं कर पाता। पका तो नहीं रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, चलो गुड। तो एक्सेप्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं और वैकेंसियाँ कम। पेपर पढ़ते हो, सरकारी वो वैकेंसियों की क्या हालत है आप सबको पता है। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर 1 लाख गवर्नमेंट वैकेंसियां खाली हैं, बट वो भरी नहीं जा रही हैं। एमपी एसआई की वैकेंसी 2015 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। एमपी पटवारी की अभी आई है, इलेक्शन है इसलिए 1 साल के अंदर वो भी उसका प्रोसेस पूरा होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। कितने फॉर्म भरे, आप कभी नंबर ऑफ फॉर्म कैलकुलेट करके देखना, और उसकी फीस, तो जो जितने बंदे सिलेक्ट होंगे ना उनकी पूरी सैलरी के बराबर उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। तो वैकेंसियाँ बहुत कम है। एमपीपीएससी 2019 की अभी तक क्लियर नहीं है, तो वैकेंसियों की बहुत बुरी हालत है। आपके पास ऑप्शंस बहुत सिलेक्टेड हैं, कम चांस मिलेंगे, मगर उनको आपको क्लियर करना है, नहीं करेंगे बहुत दिक्कत आएगी। प्राइवेट सेक्टर की हालत देख रहे हो ना आप लोग, 10 MBA BE करे हुआ बच्चा 10 10 12 हज़ार 15 हज़ार में पूरे दिन काम करता है। तो वो सब मतलब
गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसियां बहुत सिलेक्टेड निकल रही हैं। गवर्नमेंट का आजकल वो चल रहा है कि वो ज़्यादातर प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की वांट्स बहुत कम निकाल रहे हैं, बट निकाल रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं निकाल रहे। आपको कितनी चाहिए? एक, आपको एक चाहिए ना, आपको 100 से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी पे कॉन्सेंट्रेट करना। अगर एक भी है तो भी फॉर्म भरो, आपको तो एक ही चाहिए ना। तो मेहनत उस लेवल की करो कि आपका सिलेक्शन 100% हो। और जितने भी लड़के हैं ना, कृपया करके नशे से दूर रहें। नशा नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी चलेगा। नशा करेंगे तो 20-25 साल की एज के में ऐसे लगेंगे जैसे 40-45 के हो गए हैं, फिर किसी काम के नहीं बचेगा। देखो, दो ही चीज़ है आपकी बॉडी में, क्या है? आपका दिमाग वो स्वस्थ होना चाहिए, दूसरा आपका शरीर। आप सारे सर की क्लास में जा रहे हो, सर आपको बहुत दौड़ाते होंगे, तो आपका फिजिकल तो सर मेंटेन कर देंगे, मगर नशा उससे बच के रहना। और खासकर यंग लड़के, आजकल बहुत सस्ता नशा और बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो आपके सबके पेरेंट्स आपको किसी अच्छी जगह देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहनत करो और उनके सपनों को साकार करो, क्योंकि उनके सपने को साकार करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा है, क्योंकि वो तुम्हारे सपने हैं। तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारे पिताजी खुश होंगे। आप अपने घर से निकलते हो तो क्या क्या बोलते हैं? यार देखो फलाने का लड़का जा रहा है। कभी आपके पापा को किसी ने बोला कि यार ये देखो ये फलाने के पापा हैं? तो आप क्या सुनना चाहोगे, लड़का या पापा? उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आप बेटे ही रहोगे। क्या बोलते हैं कि जब एक बच्चा होता है तो बाप अपने बच्चे का नाम रखता है, अगर नाम करता कौन है? बच्चा। अपना नाम बनाने के लिए मेहनत आपको करनी है, अगर और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी आप लोग 10th में होंगे, 12th में होंगे, कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और मतलब आप सब यंग हैं, सबके फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब होगा। मेरे फ़ोन में नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। व्हाट्सअप है तो अभी कुछ काम आता है। कृपया करके सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरी हो। आधे घंटे किसी का स्टेटस देखने से, फेसबुक देखने से, कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। कमेंट्स ये दिन सब आएंगे, मगर कब? जब आप कुछ बन जाएंगे, फिर मज़े मारना। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि खर्चा मत करो, खूब खर्चा करो, पर पैसा आपका होना चाहिए, पापा का नहीं। आईफोन नहीं, आईफोन का एकदम लेटेस्ट वर्जन खरीदो, पर पैसा खुद का होना चाहिए। खुद कमाओ, खुद खर्चा करो। ये ना बोलो कि पिताजी मुझे ये दिला दो। पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं इस महंगाई के ज़माने में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरी 10th की फीस 635 रुपये थी, मेरे पिताजी नहीं भर पाए थे। मुझे मेरा एग्ज़ाम का रोल नंबर नहीं मिला था। मुझे एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले मुझे मेरा रोल नंबर मिला था। मैंने एक शर्ट में 15-15 दिन गया हूँ। मुझे पता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उसके लिए आपके पिताजी, आपके पिता, आपके माताओं को बहुत मेहनत करनी पड़े। तो उनसे वैसी डिमांड ना करें कि मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है तो मुझे भी दिलाइए। नहीं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप पढ़िए, अच्छी जॉब लीजिए, फिर उनको दिलाइए। और अपने पैसे हैं, आपके पैसे हैं, आपने कमाए हैं, मेहनत करिए, उसके बाद आप खर्चा कीजिए। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर पैसे आपके होना चाहिए। घर वालों पे ऐसी डिमांड ना डालें कि वो आपकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में परेशान हो। ज़्यादा समय तो नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है तो आप लोगों के फेस देख के कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? गुड गुड। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ। फंडामेंटल राइट पता है किसी को? कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? सच है मौलिक अधिकार। हाँ हाँ हाँ, बोल दो। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार होता है, नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, और समानता का अधिकार होता है। सबसे पहला समानता का, समानता का अधिकार, हाँ, और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। फिर स्वतंत्रता का, हाँ, फिर शिक्षा का, हाँ, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, हाँ, और लास्ट संवैधानिक। संवैधानिक। तो जो संवैधानिक उपचार हैं वो आपने किसी ने संविधान पढ़ा है? यस, किसने? लोग पढ़ाते हाँ हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। जिस तरह गीता, भागवत, कुरान पढ़ते हो ना, संविधान पढ़ो। संविधान आपको सिखाएगा
कि देश कैसे चलता है, कैसे काम करता है। मतलब मुझे क्या मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि सर आपको एक दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, मेरी बातों का है ना, धर्म से जाति से जोड़ के बिल्कुल मत लेना है। मैं किसी अभी मैं आपका एक बड़ा भाई समझ लो, और कोई इससे ज़्यादा मेरे अंदर कुछ नहीं है। पार्टी वार्टी वो सब बात की बात है, यहाँ आप सब मेरे छोटे भाई बहन ही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आधे साइंस के हो गए, आधे कॉमर्स के हो गए, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, आपका काम क्या है, आप उसको सर्च करो वो सही है या गलत। आजकल मीडिया, टीवी, इसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि अगर आपने उसको देखा और उस पर विश्वास कर लिया तो आप बेवकूफ़ बनोगे, महाबेवकूफ़। तो आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा। आधे आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस का तो काम ही क्या है, फैक्ट्स पे बात करती है साइंस। तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स पता होना चाहिए कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने ये चीज़ बोली तो इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं वो अपने मर्जी से कुछ भी बोल रहा है। तो जिस तरह आप सारी पवित्र ग्रंथ हैं और उनकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए, हम किसी की इम्पोर्टेंस कम और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। मगर हमारा जो देश है, हम सेक्युलर हैं, हम आज़ाद सेक्युलर हुए थे। हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ हिंदू थे तो हिंदुओं ने लड़ाई, मुस्लिम ने भी लड़ी थी, क्रिश्चियंस ने भी लड़ी थी, जो उस समय देश में था सब ने लड़ी थी। तो ये देश सबका है। जिस तरह आप बाकी धर्म ग्रंथ पढ़ते होगे, अपने संविधान को भी पढ़ो, क्योंकि संविधान आपको सिखाएगा कि आपका देश चलता कैसे है। अभी जैसे 1 साल बाद मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, आपको नहीं पता होगा, मैं बता है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे काम करता है, कभी किसी के दिमाग में आया कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और हमारे इंडिया में कितने टीयर्स में इलेक्शंस होते हैं, एक तो लोकसभा का हो गया, एक राज्यसभा का हो गया, एक नगर पंचायत का हो गया। तो ये हर इलेक्शन अलग अलग हैं, अलग अलग इनके राइट्स हैं, अलग अलग इनका एरिया है, अलग अलग लोग कंडक्ट कराते हैं। तो ये कैसे कंडक्ट कराते हैं, किसी ने दिमाग। आप में से पॉलिटी में कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस। देखो देखो जीवन में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पढ़ो इकोनॉमी आनी चाहिए। हर चीज में इकोनॉमी है, बिगर इकोनॉमी के जीवन नहीं चलता। दूध लेने जाओगे, कितना लेना है वो इकोनॉमी है। पेट्रोल भराने जाओगे, कितनी गाड़ी चलाई वो इकोनॉमी है। सब्जी खरीदने जाओगे, कितने की है, कहाँ से आई है, कितने दिन पुरानी है, वो इकोनॉमी है। हर चीज में इकोनॉमिक्स है। आप लोगों ने कभी सोचा बड़े घर के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर सीए या एमबीए क्यों करते हैं? जो मारवाड़ी फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चे को सीए बनाती है, ज्यादातर देखना क्यों बनाती है, पैसा। सीए को पैसा बनाते आता है, पैसा रखते आता है, पैसा कहाँ लगाते हैं वो आता है, पैसा कहाँ सेव करते हैं वो आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइफ में, आप सब लोग क्यों पढ़ रहे हो? फाइनली मोटिव है ना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी जॉब चाहिए। तो पैसा कमाना तो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना। आपने लाख रुपए कमाए, 1,10,000 रुपए खर्चा कर दिए, तो 10,000 के डेबिट में गए ना। 1 लाख कमाए, 10,000 खर्चा किए, 90,000 सेव कर लिए। 90,000 कितना बड़ा अमाउंट है। अब सबके पास फोन होगा, कभी घर जाना, एक SIP कैलकुलेटर आता है, उसको निकाल के आप सिर्फ हर महीने 500 रुपए सेविंग करना और उसमें लिमिट डालना ईयर 20, फिर देखना कितना बड़ा अमाउंट बन के आता है। तो जरूरी नहीं, आपको शेविंग करना आना चाहिए। कमाना इंपॉर्टेंट है और शेविंग करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेविंग नहीं करोगे, खाली कुछ भी नहीं कमाते हो, मत कमाओ। अभी आप जिस एज में हो ना, नहीं कमाते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई नहीं कमाता होगा, एक आध कोई हो तो अलग बात है। बट आपको सबको पॉकेट मनी मिलती होगी, हम लोगों को नहीं मिलती थी, आप लोगों को पक्का मिलती होगी। तो आप उस पॉकेट मनी को खर्चा करने के बजाय 1 महीने सेव करके देखो, सिर्फ 1 महीने।
अब उसको सेव करके रखो। उसके बाद अगले महीने जब वो डबल हो जाएंगे ना, तो 1 महीने की खर्चा कर देना, 1 महीने की तो बच जाएगी, और फिर उसको ही उस 1 महीने की पॉकेट मनी को बैंक में डाल के देखो, उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो पैसे सेव करने की आदत डालो। खर्चा करते हो वो ठीक है, ये नहीं बोलता कि एकदम कंजूस बन जाओ। सामने वाला अपना फ्रेंड चिप्स का पैकेट खा रहा है तो नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फ्रूटी पी रहा है तो नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी, नहीं करो, बट सेविंग सीखो। क्योंकि लाइफ में ना कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब लोग मेहनत करोगे, जॉब लगेगी, कमाओगे, और अगर सेविंग नहीं करोगे ना तो कमाने का कोई फायदा नहीं। आपके घर कोई बीमार हो गया, आपके पास सेविंग नहीं है, पैसे खत्म। तो अब फिर आप जाओ किसी बनिए के पास, बोले भैया बैंक पैसे दे दे, 10% लेगा, 20% लेगा। तो आप शेविंग करना सीखो, आप यंग हो। पता है हमारा जो सिलेबस है ना, उसमें एक चीज़ की कमी है, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कमाया कैसे जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसका ठीक है कहीं ना कहीं यूज़ है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो वो आप कैलकुलेशन में आपके काम आता है। और आपको ये भी सिखाना चाहिए पैसे को कमाया कैसे जाता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में, और उसको सेव कैसे किया जाता है। तो इसलिए छोटा छोटा सेव करो। आपको अगर आपके पिताजी या मम्मी 100 रुपये महीना दे रहे हैं तो आप उसमें से 10 रुपये बचाओ। और वो जो बचाने की आदत है ना, वो लाइफ लॉन्ग जब आपकी एक बार डेवलप हो गई तो आप बिगर कमाए भी इतना बचा लोगे कि लोग कमा के नहीं बचा पाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे आप लोग, जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था तो मेरी फर्स्ट सैलरी थी मात्र 5800 रुपये, 5800 ओनली। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा आ जाओ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ कमा लेता हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, सही बात है, मतलब मैं अपने घर से दूर, और मुझे मात्र 5800 कट पिट के बाद मुझे 2500-3000 रुपये मिले थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मगर मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे उस समय 2004 में म्यूचुअल फंड का किसी ने, मतलब बहुत रेयर केस में बड़े लोग सुनते थे, हम गरीबों के तो मतलब हमको पता ही नहीं था, हम लोग डरते थे कि यार हमारे पैसे चले जाएंगे चले जाएंगे। तो उस समय उन्होंने मुझे 1000 रुपये क्या बोला था, बोले यार अवधेश एक काम कर, इसमें 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में डाल दे। मैं भी डरता डरता, मैं भी आम व्यक्ति हूँ, मेरे को भी डर लगता है। मैंने भी उनसे बोला नहीं यार मेरे पैसे डूब जाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं नहीं कर। फोर्सफुली उन्होंने मेरा 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा दिया। 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 20 साल में मैंने 18 लाख रुपए मिले मेरे को, सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से। अब कैलकुलेशन करो, मैंने 1 साल में कितने दिए, 12, 2 साल में 12 धामा 120, 10 साल में 1,20,000 रुपये, और 20 साल में 2,40,000 रुपये। मैंने 20 साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने 16 साल किया। अब उसमें से 40,000 और कम कर दो तो इन्वेस्टमेंट हुआ 2 लाख। 2 लाख के मुझे मिले 18 लाख रुपए। इतना बड़ा अमाउंट है, मैं सोच के भी नहीं, मतलब इमेजिन कर, मैं चाहता ना कि मैं सेविंग करके बना लूं तो नहीं कर सकता था। इसलिए पैसा कैसे सेव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिगर कमाए भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। बिगर कमाए का मतलब क्या कि काम धाम नहीं, घर वालों के पैसे सेव नहीं करना है, मतलब पहले कमाना है, उसके बाद अगर आपकी इच्छा ना हो तो उस पैसे को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल सकती है। तो शेविंग अभी तक इतनी, मतलब 5-15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो और आप लोगों के फेस तो फिर भी वैसे ही डल हैं, बोर हो रहा है। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि यंग जनरेशन क्या है, जनरली बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। तो ये एक हमारी वीकनेस भी है और पावर भी, तो इसको इम्प्रूव करो। देखो आप सब अभी बच्चे हो ना, सबसे पहली बात पढ़ो। जितना पढ़ोगे ना, आपने व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है ना, वो गांधी जी और नेहरू जी को बड़ा खराब बताती है। तभी उनकी गांधी मतलब नेहरू जी ने जेल में किताब लिख दी थी, हम उस किताब को पढ़ नहीं पाते और हम उसको बोलते हैं कि वो खराब था। सोचो कि हम बेवकूफ़ हैं या वो बेवकूफ़ है। मतलब हमारा लेवल देखो कि हम उसकी लिखी किताब पढ़ नहीं सकते, पर हम उसको ये जरूर बोलते हैं कि वो आदमी भी बेवकूफ़ था। हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। इसलिए जितने महापुरुष हैं आप उनकी कभी बुराई मत करो। आप उनकी बुराई नहीं कर रहे, उनकी महानता की बुराई कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति महान ऐसे नहीं बनता, उसने बहुत सेक्रीफाइस किए होंगे।
कोई भी लीडर जो हमारे पूर्वज थे वो इतने इंटेलिजेंट थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आज के लीडर वैसे बिल्कुल नहीं है। वो गांधी, नेहरू, पटेल, मतलब हम अगर उनके पैर का नाखून भी बन जाए अपने लाइफ में ना तो हमारी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। और इन सबसे महान अम्बेडकर, आप सब लोग अंदर बैठे हो, वो बेचारे बाहर बैठते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे, और उन्होंने संविधान लिख दिया। मतलब संविधान कभी पढ़ो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर व्यक्ति संविधान पक्का पढ़ना, तो आपकी लाइफ बदल देगा। आपको आपके अधिकार, आपकी ड्यूटीज, अधिकार ठीक है, आपके अधिकार हैं तो आप लो, अगर आपकी ड्यूटी भी है वो आपको सिखाएगा कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब कई लोग बोल रहे, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो बाद में बुढ़ापे में करोगे, बचना तो है ही नहीं। दूसरी, माँ बाप, आप इस दुनिया में हो उनकी वजह से, उनका जीवन भर रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वही एक दो वैसे हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। बस चलो, थैंक यू, आप लोगों ने अपना इम्पोर्टेंट समय मेरे को दिया, इसके लिए आपका दिल से थैंक यू। थैंक यू एक्स हवलदार अवधेश यादव सर, आपके जो मोटिवेटिंग जो वर्ड्स थे रियली कमेंडेबल थे। आपने गागर में सागर भर दी पूरी। आपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे ट्रेनीज हैं, उनको ये सिखाया कि सेविंग करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये भी जानकारी दी कि आपको मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। आपने इनको एक तरीके से जो रास्ता दिखाया है, अगर ये उस रास्ते पर चलने भी लग जाएं, और कितने लोग चलना चाहते हैं जो सर ने बताया उस रास्ते पर? वेरी गुड, शाबाश। तो मतलब जो सर ने बताया है वो रास्ता रियली में अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे लोग चाहते हैं कि उस रास्ते पर चलें। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आप जिस भी रास्ते पर चलें, हमेशा सक्सेस आपके कदम चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए यहाँ पर। तो आप सर आए हैं तो सर का सम्मान तो एक ही चीज से होता है, फौजी हैं सर, ठीक है। भारत माता की, भारत